स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। आज आप लोग संस्कृत विषय का व्याकरण, अनुवाद एवं रचना देखेंगे जो खंड ख के अंतर्गत आता है। खंड क में आप लोग संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत पद्य पीयूषम, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और कोशिश की गई है कि आसान से आसान शब्दों में आपको संस्कृत का व्याकरण समझाया जाए। तो चलिए देखते हैं। भाषा उस साधन का नाम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को दूसरे तक प्रकट करता है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भास धातु से हुई है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा मानव जीवन के लिए अनिवार्य उपकरण है। किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना उसके व्याकरण पर ही निर्भर करता है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसके सम्यक ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण का जन्मदाता पाणिनि को माना जाता है। संस्कृत की वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग और चौथा अनुस्वार। स्वर देखते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ, औ, री और री, ये स्वर हैं। स्वर के भी 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर है अ, छोटी ई, छोटा ओ, री, री। इन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में समय कम लगे वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर यानी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इनके उच्चारण के आधार पर ये बोलने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लेते हैं। तो जिन वर्णों में बोलने में थोड़ा समय ज़्यादा लेना पड़े वह दीर्घ स्वर होता है। और इसके आधार पर देखिए तीसरा भेद भी है, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद 3 का अंक बना होता है, जैसे ओम। ओम को ध्यान से देखिए, ओ के बाद ये 3 का अंक बना होता है। स्वरों के ज्ञान के लिए यह श्लोक देखिए। तो वापस देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में थोड़ा अधिक समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है, यानी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर में। और इसमें क्या है, इसमें 3 का अंक भी बना होता है वर्ड के बाद। स्वरों के ज्ञान के लिए निम्न श्लोक देखें। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अर्थात 1 मात्रा का समय ह्रस्व लेता है, 2 मात्रा का समय दीर्घ लेता है और 3 मात्रा जो है प्लुत के लिए है। अब व्यंजन देखिए। जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि हमारा संस्कृत वर्णमाला 4 भागों में बटा है, जिसमें है आपका स्वर है, व्यंजन है और अनुस्वार है और विसर्ग है। तो स्वर आपने देखा, स्वर के 3 भेद हैं, जिसमें ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। अब उसी आधार पर व्यंजन देखिए। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, यानी जो हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमारे मुख में जो जीभ जहाँ जहाँ छूती है यानी स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
देखिए स्पर्श व्यंजन है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग क्या होता है, यानी क के अंतर्गत क से लेके अंग तक को एक वर्ग माना गया है, जिसे क वर्ग कहते हैं। और उसमें क्या है, क है, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग, च से लेके इ तक के वर्ग को क्या माना गया है, च वर्ग। इसमें च, छ, ज, झ, इ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। यानी क से लेके अंग को एक वर्ग माना गया है। यानी 5 वर्ग ऐसे हैं आपकी वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन माने गए हैं, जिसमें क से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन माना गया है। ये पूरे 25 हैं। कितने हैं, ये स्पर्श व्यंजन पूरे 25 हैं। अगला देखिए ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, स, ह। यानी ये व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख के अंदर थोड़ी हवा ज़्यादा और गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, इस वजह से इसे ऊष्म व्यंजन का नाम दिया गया है। अगला देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ होता है भीतर का या अंदर का, यानी हमारे अंदर या हमारे भीतर, यही इसका अर्थ है। अर्थात अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये है य, र, ल, व। य, र, ल, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। ध्यान दीजिए, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं और अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 3 हैं, छ, त्र, ज्ञ। ये 2 व्यंजन के योग से बनते हैं। तो छ कैसे बना है, क और श से, त्र, त और र से बना है, ज और इ से ज्ञ बना है। यानी 2 व्यंजनों के योग से बने होने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ध्यान दीजिए, अभी आपने पढ़ा ऊष्म व्यंजन, उसमें 4 वर्ण हैं, स, 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 ह। उसके बाद आपने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं, य, र, ल, व। और अगला जो आप पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन, ये 3 हैं, छ, त्र, ज्ञ। उसके बाद देखिए अनुस्वार। जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि म की रह जाती है उसे अनुस्वार कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे हंस, वंश, कंस। तो जो ये बिंदु है उसको अनुस्वार बोलते हैं। विसर्ग। वर्ण की अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे बालकः। इसमें देखिए 2 बिंदु लगा है, ये विसर्ग है। रामः, ये भी 2 बिंदु लगा है, ये विसर्ग है। ऐसे ही अश्वः, अश्व है, अगर हम इसमें 2 बिंदु लगा देंगे तो ये हो जाएगा अश्वः। अब जब हम प्रात लिखते हैं, प्रात में ये 2 बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा प्रातः। तो ये विसर्ग है। अगला है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले। क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नसिका से बाहर निकालना पड़ता है। ये वर्ण अनुनासिक हैं, जिसमें देखिए ध्यान दीजिए, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक का अंतिम वर्ण। तो क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, अंग। च वर्ग का अंतिम वर्ण इय। ट वर्ग का अंतिम वर्ण अड़। त वर्ग का अंतिम वर्ण है न। और प वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, म। ध्यान दीजिए, जब हम ये वर्ण बोलेंगे अंतिम वर्ण, तो हमारा जो
बोलना है वो श्वास के थोड़ा सा नाक से भी बाहर आता है। जैसे कि हम एक बोलते हैं क वर्ग को ही, क ख ग घ, अंग। देखिए थोड़ा सा श्वास जो है नाक से बाहर आया, अंग। ईय, औड़, न, म। यानी ये 5 वर्ड ऐसे हैं जो कि स्पर्श व्यंजन के आधार पे आते हैं। ये अनुनासिक व्यंजन कहे जाते हैं। चंद्र बिंदु भी अनुनासिक ही माना गया है। जैसे चाँद, हम चाँद लिख रहे हैं, इसको हम चाँद पढ़ेंगे। अगर हम इस पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? चांद। आगे देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान और वर्ण यानी कौन कौन से वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं उसका इसमें देख लीजिए। ये आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में ज़रूर आएंगे। जैसे कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को लिखिए। तो कंठ से देखिए अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, अह यानी विसर्ग। इतने वर्ण जो हैं आप कंठ से बोले जाते हैं। तालु से छोटी ई, च, छ, ज, झ, इय, य, स, ये तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। मूर्धा, मूर्धा से री, ट, ठ, ड, ढ, अड़, र, श, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। दंत वर्ण है री, त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ उ, प, फ, ब, भ, म। नसिका से बोले जाने वाले वर्ण है अंग, इय, अण, न, म। अनुस्वार, एक बिंदु को अनुस्वार बोलते हैं और 2 बिंदु को विसर्ग, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। फिर कंठ तालु यानी कंठ और तालु दोनों से बोले जाने वाले वर्ण हैं ए और ऐ। कंठ ओष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं ओ और औ। ओष्ठ और दंत, वह एकलौता ऐसा वर्ण है जो ओठ और दांत की सहायता से बोला जाता है। व। जिह्वा मूल क, ख। तो ये थे वर्ण के उच्चारण स्थान। ये परीक्षाओं में इस तरह पूछे जाते हैं। जैसे ज है, ज के बाद प्रश्न पूछेगा कि ये वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। तो आप इसको पूरा याद कर लीजिए। और याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे क वर्ग, ध्यान दीजिए क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो क वर्ग को कंठ लिख लीजिए। क से कंठ, क से क वर्ग। तो क यानी अ, ह और विसर्ग, ये 3 वर्ण आपको पढ़ने हैं। क वर्ग में तो क से अंग तक आ गए और 3 वर्ण क्या है? अ, ह, अह, ये कंठ से बोले जाते हैं। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे ही च वर्ग, ई, य, स, इसमें भी 3 वर्ण हैं। तालु, तालु च, मूर्धा ट, दंत त, ओष्ठ प। तो जब भी आप याद करेंगे वर्ग का नाम ले लीजिए और उसके बाद जो बचे हुए वर्ण हैं उसको याद कर लिए। तो बहुत ही आसान तरीके से याद भी हो जाएगा और ये आपका परीक्षा में भी आने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए हम अपने वीडियो को यही रोकते हैं। आगे के वीडियो में अगला विषय लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।